Dear student, this is fourth lecture of chapter 3 electric potential. In this lecture we will discuss a very small topic, that is work done in rotating an electric dipole. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिस्टम ऑफ टू चार्जेज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट नेचर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल. जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स स्टूडेंट कि सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है. तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है, जब भी हम एक निगेटिव चार्ज को और एक पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं. तो हमने क्या पढ़ा था कि एक पॉजिटिव चार्ज को हम रख दें और एक निगेटिव चार्ज को इस तरीके से अगर रख दें, तो हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से मूव करती है निगेटिव चार्ज की तरफ, इसलिए जो इसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमेशा इधर ही होगा और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने देखा था कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जब भी हम एक सिस्टम ऑफ टू चार्ज को इक्वल मैग्नीट्यूड के टू चार्ज को इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर मैं इसमें प्लेस करूं, अगर मैं एक डाइपोल को इस तरीके से रखूं, तो ये डाइपोल क्या हो जाएगा. सपोज ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका अगर प्लस क्यू है, तो इसमें एक डाइपोल मूवमेंट एक्ट करता है निगेटिव टू पॉजिटिव. तो जैसे हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से वर्टिकली रखेंगे इस डाइपोल को, ये डाइपोल ऑटोमेटिक क्या करेगा, बेंड हो जाएगा, थीटा एंगल बेंड हो जाएगा. ऐसा हमने आपको बताया था टॉर्क वाले चैप्टर में. जब ये थीटा एंगल बेंड होगा, क्यों थीटा एंगल बेंड होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इधर चार्ज कौन सा, निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को खींच लेगा. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को खींचेगा तो ये इधर बेंड होगा. एंड ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, निगेटिव चार्ज है. तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. इसलिए जो डाइपोल हमारा होगा ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा. अब ये जो हमारा डाइपोल बेंड हुआ, इसका जो फाइनल पोजीशन हो गया, कोई भी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बेंड होगा. और ये जो बेंड होगा ये एंगल कितना बनाएगा, तो ये एंगल बनाएगा थीटा एंगल, इसे हमने मान लिया थीटा एंगल. तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी एंगल पे बेंड होता है तो इसका मतलब उस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक इस तरीके का फोर्स और एक इस डायरेक्शन में फोर्स. इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. क्यू इज द चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज एंड ई इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द डाइपोल इज प्लेस्ड. ओके, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं. एंड कोई भी बॉडी पे अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये फोर्स क्या क्रिएट करते हैं बच्चों, एक कपल फोर्स कहलाते हैं. और ये कपल फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो बेंड हो जा रहा है. तो ये बेंड हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें एक टॉर्क लग रहा है. और जब बेंड हो रहा है तो जाहिर सी बात है टॉर्क ने क्या कर रहा है, इस डाइपोल के ऊपर वर्क कर रहा है. और वर्क करने को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं. टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करने में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई भी चार्ज को अगर शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ भी चार्ज क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है. वर्क डन कितना हो रहा है, तो वर्क डन को फाइंड आउट हमें करना है इस चैप्टर में, इस छोटे से टॉपिक में. वर्क डन इज इक्वल टू कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, ये फॉर्मूला हमें पता है. अब यहाँ पे बच्चों फोर्स का वर्क कौन कर रहा है, तो फोर्स का जो वर्क कर रहा है वो टॉर्क कर रहा है. ड्यू टू टॉर्क ये डाइपोल क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है. तो हम यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, टॉर्क लिखेंगे, टाउ टॉर्क लिखेंगे. एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल, पहले ये स्ट्रेट था और ये थीटा एंगल क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना हो रहा है, थीटा हो रहा है. तो ये हमारा हो जाएगा कि वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, टॉर्क इंटू हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हमारा हो गया वर्क डन का फॉर्मूला. सपोज ये बहुत ही, एक हमने डाइपोल को रखा, ये बहुत ही स्मॉल एंगल बेंड हुआ, इट मीन्स जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू. दिस विल इक्वल टू टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. टॉर्क के बारे में हमने पहले से आपको बता रखा है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है,
टॉर्क इज इक्वल टू आपका होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, वेयर P इज द डाइपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। तो ये आपका टॉर्क हो गया इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने ये मान लिया कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस हो रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, हमने ये मान लिया कि डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम ये टाउ की वैल्यू अगर पुट करें, टाउ इक्वल टू में क्या पता है पी साइन थीटा, तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, एंड ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब बच्चों हमें क्या करना है कि जब भी डी डब्ल्यू की वैल्यू यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्डन पता है, देन होल डिस्प्लेसमेंट के लिए टोटल कितना हमारा वर्डन होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट, पहले हम दोनों साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये हमें मिलेगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी आपका कांस्टेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू ये आपका पी एंड ई क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये जो डाइपोल मूवमेंट है पी ये एक डाइपोल के लिए कांस्टेंट होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो पी और ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। जब भी हम साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें माइनस का कॉस थीटा मिलता है। तो यहाँ पे जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये हमें मिल जाएगा P इंटू ई इंटू माइनस का कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे जो हम लिमिट रखते हैं, क्योंकि ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ पे वेरी कर रही है। सपोज ये जब यहाँ पे स्टेट था तो ये थीटा की वैल्यू थीटा 1 था, बाद में कितना हो गया, थीटा 2 हो गया। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। थीटा की वैल्यू थीटा 1 से थीटा 2 तक वेरी कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, P इंटू ई इंटू यहाँ पे पहले हम लिखते हैं अपर लिमिट, माइनस का सिंबल लगा के फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लिखेंगे तो माइनस का कॉस थीटा 2, फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1। ये हो जाएगा हमारा वर्डन का फॉर्मूला। या फिर इसे हम थोड़ा सा और भी इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो ये हो जाएगा P इंटू ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हो जाएगा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, जो बहुत ही आसान है, इसे आपको याद रखना है। तो ये जो थीटा 1 की वैल्यू है, अगर मैं बात करूँ कि हमारे ने डाइपोल को बिल्कुल स्ट्रेट रखा, इट मीन्स P की वैल्यू किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, E की वैल्यू इधर। जब भी हम डाइपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखेंगे या नॉर्मली रखेंगे, इट मीन्स द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 90 डिग्री। इट मीन्स थीटा 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब भी हम इधर रखेंगे तो क्या होगा, ऐसे बेंड होगा। तो थीटा 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा। तो अगर हम किसी डाइपोल को वर्टिकली परपेंडिकुलर नॉर्मली रख रहे हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, इट मीन्स परपेंडिकुलर रख रहे हैं, तो उस समय वर्डन की वैल्यू कितना हो जाएगा, P इंटू ई इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होगा, एंड ये आपका हो जाएगा थीटा 1 की वैल्यू 0, थीटा 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा 2 की वैल्यू आपका हो जाएगा थीटा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माइनस का कॉस थीटा 2 सिर्फ होगा, और उस कंडीशन में W इज इक्वल टू P इंटू ई, सॉरी माइनस का पी ई कॉस थीटा 2। ये हो जाएगा आपका वर्क डन की वैल्यू इस कंडीशन में। जब भी हम एक डाइपोल को परपेंडिकुलर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, उस टाइम में हमारा जो डाइपोल हो, जो एनर्जी हो, वर्क डन होगा, वो कितना हो जाएगा, माइनस का पी ई कॉस थीटा 2 व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड एट द 90 डिग्री इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो वर्क डन हो रहा है, टॉर्क जो वर्क डन कर रहा है इसे रोटेट करने में, ये वर्क डन एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को हम नाम दे देंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको इक्वल भी कर सकते हैं, U इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, माइनस का P इंटू ई इंटू कॉस थीटा 2। ये हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। या फिर हम इसे लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो U आपका जो एनर्जी है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, एंड एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 2015 आईएससी में पूछा हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 10 कूलम ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन वैक्यूम
Calculate their electrostatics potential energy. In this question, यहाँ पे आपको दो चार्ज दिया हुआ है एंड बोथ आर इक्वल, Q1 इज इक्वल टू Q2, दिस इज इक्वल टू 10 कूलम एंड आर डिस्टेंस जो दोनों के बीच का है वो कितना दिया हुआ है 3 मीटर। एंड आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच में दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 एंड Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R दिया हुआ है। आपको बताना है कि कैलकुलेट देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इनके पास कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी। इट मीन्स कि अगर हम Q1 को Q2 के पास लेके आए या Q2 को Q1 के पास लेके आए तो कितना एनर्जी इसके पास है, Q2 के पास है, Q1 के पास कितनी एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है U इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेर K इज द कूलम्स कांस्टेंट एंड K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, ये आपको पता है। देन आप एनर्जी डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट करोगे, वैल्यू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 10 कूलम, Q2 इज ऑल्सो 10 कूलम अपॉन डिस्टेंस इज 3 मीटर। सॉरी यार, यहाँ पे R स्क्वायर नहीं होता, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, ये आपका R की जगह पे कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। जिससे आप कैंसिल जब करोगे तो 3 3 या 9 एंड ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 10⁻9 एंड 1 10 एंड 1 11, 10⁻11 हो जाएगा इसका पावर। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2012। इन दिस क्वेश्चन 3 point charges Q1 is equal to 25 microcoulomb, Q2 is equal to 50 microcoulomb and Q3 is equal to 100 microcoulomb are kept at the corner A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC having each side equal to 7.5 meter. Calculate the total electrostatics potential energy of the system. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास तीन चार्जेज हैं A, V एंड C, ओके। एंड Q1 की वैल्यू जो आपका है यहाँ पे Q1 है ये 25 माइक्रोकूलम का, Q2 50 माइक्रोकूलम एंड Q3 100 माइक्रोकूलम। इस पूरे सिस्टम को अगर मैं, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड साइड भी आपको गिवन है, साइड गिवन है कितना 7.5 मीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे साइड इक्वल होते हैं, 7.5 मीटर, ओके। आपको क्या करना है, पूरे सिस्टम का, इस पूरे तीनों चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं कि गिवन डेटा कितना कितना है। तो गिवन डेटा की अगर हम बात करें तो एवरी साइड हमें दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है। हमें पोटेंशियल पूरे का फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल पूरे का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी, पहले तो हम गिवन डेटा को यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 25 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम एंड Q3 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप इन दोनों के बीच की एनर्जी निकालो, फिर इन दोनों के बीच की एनर्जी एंड फिर इन दोनों के बीच की एनर्जी, फिर क्या करना है आपको, ओवरऑल ऐड कर देना है। तो आप इसे नाम दे दो, ये आपका Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। तो पहले Q1 एंड Q2 के बीच में एनर्जी आप फाइंड आउट करोगे तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस R। ये हो गया फर्स्ट वाले का, इन दोनों के बीच की एनर्जी, ओके। इन दोनों के बीच की एनर्जी आप निकालोगे तो उसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। फिर इन दोनों के बीच की एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस में, क्योंकि एनर्जी जो है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी जो स्केलर क्वांटिटी है और इसे हम सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, Q2 Q3 अपॉन में R प्लस इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का हो जाएगा ये आपका कितना, Q3 Q1, चाहे Q1 Q3 आप कर लो, Q3 Q1 अपॉन में R। ये डिस्टेंस मैंने R इसलिए लिखा क्योंकि सारे डिस्टेंस क्या इक्वल है। इन केस अगर डिफरेंट डिस्टेंस दिए होते तो फिर हमें लिखना पड़ता कि A से B डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ B टू C एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ C टू A, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है आंसर। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, दिस इज द कूलम्स कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितना है, Q1 की वैल्यू 25 माइक्रोकूलम, 25 इंटू 10⁻6। Q2 की वैल्यू 50 इंटू 10⁻6 अपॉन में आर ए बी की वैल्यू कितना, 7.5 मीटर में, इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस में हम लिखते हैं यहाँ पे
Q2 की वैल्यू कितना है, Q2 की वैल्यू 50 माइक्रोकुलाम, 50 इंटू 10⁻⁻6। Q3 की वैल्यू कितना है, तो 100 इंटू 10⁻100 माइक्रोकुलाम, 100 इंटू 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस इज 7.5 मीटर, प्लस Q3 इज 100 माइक्रोकुलाम इंटू Q1 इज 25 माइक्रोकुलाम अपॉन डिस्टेंस इज 7.5। ये हो गया। की वैल्यू कितना आएगा, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 10.5 जूल। ये हो जाएगा एनर्जी इस पूरे सिस्टम का। तो आप देख रहे हो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत